नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में कोरोना से जुड़े अपडेट, देश और दुनिया की बाकी खबरें और बाजार और कारोबार की बात। आइए शुरू करते हैं। राहुल गांधी भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अब राहुल ने लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध को लेकर दावा किया कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे। इससे पहले भी राहुल गांधी मोदी सरकार से ऐसे ही सवाल पूछते रहे हैं कि क्या चीनी भारतीय सेना में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यही सवाल पूछा था। और इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। चीन को लेकर राहुल गांधी की ओर से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अर्थनीति और सामरिक नीति को कितना समझते हैं, उस पर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी को इतनी समझदारी होनी चाहिए कि चीन से जुड़े मामले पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछते। राहुल गांधी वही हैं जो बालाकोट पर सबूत मांगते थे। उन्होंने कहा कि अगर चीन की कहानियां आएंगी तो कांग्रेस ने कैसे संभाला था वो भी आ जाएगी। चीन के बारे में देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश की अर्थनीति को कितना समझते हैं और देश की सामरिक नीति को कितना समझते हैं, इस पर कभी बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। लद्दाख में भारत चीन तनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लद्दाख से सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने राहुल को उनके आरोपों का जवाब दिया है। जामयांग ने एक ट्वीट किया और कहा कि हाँ, चीन ने ये इलाके कब्जाए हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ इलाकों की लिस्ट दी और दावा किया कि इन इलाकों पर कांग्रेस शासनकाल के वक्त में चीन ने कब्जा कर लिया था। इसमें अक्साई चीन से लेकर पैंगनक और चब्जी घाटी और दूम चेले जैसे इलाके शामिल हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी के आर्टिकल पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुझे आपत्ति नहीं है अगर मनरेगा की यूपीए से तुलना कर रही थी तो एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी नाम ले लेती। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपीए सरकार काम ठीक से नहीं करती थी, जबकि हमारी सरकार ठीक काम कर रही है। पहले मनरेगा का पैसा मजदूरों को नहीं मिलता था, जबकि आज उनके खाते में जाता है। यूपीए सरकार में 21.4% काम होता था, आज 67.29% काम हो रहा है। आपकी सरकार काम शुरू करती है और काम ठीक नहीं करती। हम उसी काम को और इम्प्रूव करते हैं और ठीक प्रकार से करते हैं कि आज मनरेगा का सारा पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम के अंतर्गत मनरेगा में जहां 21.4% ऑफ टोटल वर्क था, आज हम उसको ले गए हैं 67.29%। दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों का इलाज पर बहस जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब जब केंद्र और एलजी साहब ने फैसले को पलट दिया है तो हम उनके फैसले का अक्षरशः पालन करेंगे। कोई बयानबाजी या लड़ाई नहीं की जाएगी, कोशिश करेंगे और इसके लिए मैं खुद मैदान में उतरूंगा। केजरीवाल ने कहा कि यह समय लड़ने का नहीं है, अगर हम लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो। केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही एक अच्छी खबर भी है।
देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार अब 49% के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे के दौरान नए मरीजों की संख्या 9,985 दर्ज हुई है, जिससे अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,76,583 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,33,632 दर्ज किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों के मामले में भारत अब छठे नंबर पर आ गया है। सरकार ने केंद्र सरकार हेल्थ स्कीम यानी CGHS के लिए चयनित अस्पतालों को चेतावनी जारी की है। सरकार ने साफ किया है कि अगर ये अस्पताल कोरोना मरीज या दूसरे मरीजों का इलाज करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को इलाज न मिल पाने की खबरों के बाद ये चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने अस्पतालों की फीस को लेकर कहा कि मरीजों से फीस तय मानदंडों के हिसाब से ही ली जाएगी। कोरोना के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने चीन के वुहान शहर को पीछे छोड़ दिया है। वुहान शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,340 था, जबकि मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 51,100 पहुंच चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 58 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना से अब तक 1,760 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच की हत्या के बाद लोगों में डर का माहौल है। इस घटना के बाद बाकी सरपंचों में खौफ का माहौल है। घाटी की कई कश्मीरी पंडित, पंच और सरपंच अपना घर छोड़ जम्मू की ओर शिफ्ट हो गए हैं ताकि अपनी जान बचा सके। आतंकियों ने सोमवार को कश्मीरी पंडित सरपंच को उनके घर के पास ही गोलियों से भून दिया था। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। अब तक चुप बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमको कहते हैं बाहर नहीं निकलते, लॉकडाउन लागू है, पूरे देश में कहा जा रहा है कि नहीं निकला। प्रतिदिन एक एक चीज़ की समीक्षा, सारा काम कर रहे हैं, खुद कहाँ रहते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं, पार्टी के लोगों को भी पता है। और अब बात बाजार और कारोबार। बाजार आज दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 290 अंक और निफ्टी 69 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। आज के कारोबार में बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी रही। हालांकि ऑटो, तेल, गैस शेयरों में दबाव रहा। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में खरीदारी रही। बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयरों में खरीदारी रही। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी FOMC की बैठक का आज दूसरा दिन है। भारतीय समय के मुताबिक करीब 11:30 बजे फैसलों का ऐलान होगा। फैसलों से पता चलेगा कि फेडरल रिजर्व का इकोनॉमिक आउटलुक क्या होगा और ब्याज दरों को लेकर क्या रुख रहेगा। दुनिया भर के एनालिस्ट्स की उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को 0 से 0.25% के बीच में ही रखा जाएगा। बाजार को स्टिमुलस पर भी फेड के ऐलान का इंतजार है। फेड के फैसलों का इंतजार फॉरेक्स मार्केट को भी है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज भी करीब फ्लैट बंद हुआ। रुपया आज 3 पैसे मजबूत होकर 75.59 पर बंद हुआ। हालांकि रुपये की शुरुआत 11 पैसे की मजबूती के साथ 75.50 पर हुई। कल रुपया 75.61 पर बंद हुआ। रुपया आज 75.42 और 75.60 की रेंज में ही ट्रेड करता नजर आया। फेड के ऐलानों से पहले दुनिया की सभी करेंसीज के मुकाबले आज डॉलर में कमजोरी ही रही। बीमार सरकारी कंपनियों के लिए विनिवेश मंत्रालय ने एक नया प्लान तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कोर और नॉन कोर ऑप्शंस के लिए अलग अलग बोलियां मनवाएगी। योजना के मुताबिक जमीन, बिल्डिंग जैसी नॉन कोर एसेट्स NBCC को दे दी जाएंगी, जिससे NBCC फीस लेकर लैंड को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्लांट और मशीनरी जैसी कोर एसेट्स अलग से पैकेज में बेची जाएंगी। स्कूटर्स इंडिया और IDPL जैसी कंपनियों को नई स्कीम से फायदा होने की उम्मीद है।
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 12 जून को होगी। इस बैठक में जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला हो सकता है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर फीस को माफ करने का भी फैसला होगा। इस बैठक में कोरोना की वजह से डिमांड में आई गिरावट को कैसे फिर तेज किया जाए, इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। राज्यों के जीएसटी मुआवजे को लेकर भी काउंसिल की बैठक में बात होगी। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लाने के नियमों को सेबी ने और आसान कर दिया है। कंपनियां अब 500 करोड़ रुपए तक के लिए भी फास्ट ट्रैक एफपीओ ला सकती हैं। पहले 1000 करोड़ रुपए तक का एफपीओ लाना जरूरी होता था। सेबी की इस छूट से लिस्टेड कंपनियों के लिए पैसा जुटाना और आसान हो जाएगा। अदालती केसों में फंसी कंपनियां भी एफपीओ ला सकती हैं। नियमों में ये छूट मार्च 2021 तक आने वाले एफपीओ के लिए ही है। वारंट जारी करने पर यह छूट लागू नहीं होगी। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सरकार से तूतीकोरिन प्लांट फिर से चालू करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए प्लांट का शुरू होना जरूरी है। यह प्लांट मई 2018 से ही बंद पड़ा है। इस प्लांट से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस प्लांट की सालाना कॉपर उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। इस प्लांट के बंद होने से वेदांता को रोजाना 5 करोड़ का नुकसान होता है। पूरे 2.5 महीने बाद जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के मैसूर प्लांट को फिर से खोलने की इजाजत मिल गई है। 7 अलग अलग विभागों की जांच रिपोर्ट के बाद प्लांट को खोलने की इजाजत मिली है। प्लांट तक कोरोना वायरस कैसे पहुंचा, इसके लिए चीनी कंसाइनमेंट की भी जांच हुई है। 26 मार्च को कंपनी के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्लांट को बंद कर दिया गया था। बाद में कंपनी के 50 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। 1000 कर्मचारी क्वारंटाइन हुए। चीन के सामानों का बहिष्कार करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने आज से देश भर में भारतीय सामान हमारा अभिमान इस अभियान की शुरुआत कर दी है। CAIT ने दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के इंपोर्ट को 1 लाख करोड़ रुपए तक घटाने का लक्ष्य भी रखा है। CAIT ने ऐसी 3000 चीजों की लिस्ट बनाई है जिसका चीन से आयात होता है और इनका उत्पादन भारत में भी एक लंबे समय से होता आया है। सबसे पहले इनका बहिष्कार होगा। अगले वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी 9.5% की रफ्तार से दौड़ेगी। यह अनुमान जताया है रेटिंग एजेंसी फिच ने। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत के वित्तीय सेक्टर की हालत अगर आगे और खराब न हो तो ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। फिच ने कहा कि कोरोना ने भारत के ग्रोथ आउटलुक को तेजी से कमजोर किया है। साथ ही बहुत ज्यादा कर्ज के कारण आगे चुनौतियां भी ज्यादा हैं। फिच रेटिंग्स ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ BBB कैटेगरी से ऊपर आ सकती है। आम्रपाली खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि वो घर खरीदारों का बकाया लोन दें ताकि अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। कोर्ट ने अथॉरिटी से कहा कि बिल्डर के पेमेंट में देरी पर ज्यादा ब्याज न वसूला जाए। कोर्ट ने कहा कि ब्याज दर में 8% से ज्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज से बकाया परियोजनाओं के भुगतान के लिए टाइम टेबल निकालने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए 7 दिनों के लिए बॉर्डर सील करने का फैसला किया है। राजस्थान के साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। इन सभी राज्यों के साथ लगते बॉर्डर को सील करने का फैसला किया गया है। राजस्थान में अब फ्री एंट्री को पूरी तरह से रोक दिया गया है। बॉर्डर से आने जाने के लिए सिर्फ पास के जरिए ही आने जाने की इजाज़त होगी। राजस्थान में कोरोना की वजह से अब तक 255 लोगों की जान गई है। सूरत के अस्पताल ने एक कोरोना मरीज से 12 लाख रुपए से ज्यादा का बिल वसूला है। सूरत के झापा बाजार इलाके में रहने वाले 50 वर्षीय गुलाम हैदर शेख को
एक प्राइवेट अस्पताल ट्राई स्टार में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने परिजनों को बताया कि उनकी तबीयत गंभीर है, वेंटिलेटर पर रखना होगा। 14 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद शनिवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन बिल देखकर घर वाले हैरान हो गए क्योंकि उनके इलाज में 12,23,000 रुपए का खर्चा आया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को टालने के लिए पेरेंट्स अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले ही सीबीएसई बोर्ड ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच एग्जाम कराने का ऐलान किया था। कुछ पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एग्जाम में स्टे लगाने की मांग की है। पेरेंट्स ने अपनी याचिका में खासतौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बढ़ते खतरे का जिक्र किया है। पेरेंट्स का कहना है कि एम्स के डेटा के मुताबिक कोरोना आगे अपने चरम पर होगा। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान तेल कुएं में कल लगी आग से 2 लोगों की मौत हो गई। कुएं से पिछले 14 दिन से गैस का रिसाव हो रहा था। कल अचानक धुएं में से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में लगी इस भीषण आग में उसकी लपटें 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक देखी जा सकती हैं। इस आग में 50 से भी ज़्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग बुझाने में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र की पहली झलक अगस्त के महीने में आ सकती है। लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही इस फिल्म को पहले क्रिसमस 2019 में रिलीज करने का प्लान था, लेकिन ये फिल्म अटक गई। अभी का अपडेट ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो सकती है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की खास भूमिका है और मेकर्स इसके प्रमोशन की बड़े पैमाने पर प्लानिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या पर अनुपम खेर ने सवाल उठाए हैं। इस हत्या से दुखी अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां फिर से 90 का दशक दोहराया जा रहा है। इसके साथ ही वो बोले कि इस घटना पर उन सभी बुद्धिजीवी लोगों की चुप्पी हैरान करने वाली है। आपको बता दें कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।